Hello everybody, welcome again to my class, and today we will be going to continue the fourth chapter of book first, executives. Yesterday we have already read some topics of this chapter, and the last topic which we have completed yesterday, that was types of executives. उसमें हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था. आज जो हमने टॉपिक नेक्स्ट करना है वो है डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स. तो फर्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट, एज वी ऑल नो, द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री, यानी कि जो आपके देश का प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति. और उसकी जो एक मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने की रिक्वायरमेंट है वो है 35 ईयर्स. मैक्सिमम कोई भी डिसाइड नहीं की गई है. और जो टाइम पीरियड है इनके काम करने का वो होता है 5 ईयर्स के लिए. तो जो मिनिमम एज है वो है 35 ईयर्स, यानी जो भी 35 साल का व्यक्ति है, अगर वो इस लायक है राष्ट्रपति बनने के लिए तो वो राष्ट्रपति बन सकता है. प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली हम उनको इलेक्ट नहीं करते हैं. प्रेसिडेंट को हमेशा इनडायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है बाय दोज हु वर अपॉइंटेड बाय द सिटीजन्स. जैसे आपके एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, अलग अलग एरियाज़ के रहने वाले जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उसके मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ये सारे ही लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. तो प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्टली अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है. प्रेसिडेंट कल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक नाम का एग्जीक्यूटिव, नाम की पावर होती है इनके पास. लेकिन इसके अलावा बहुत सारी नाम की तो पावर्स हैं, लेकिन बहुत सारी रियल पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं. तो प्रेसिडेंट हैज़ सम स्पेशल पावर्स, जैसे कि भाई कोई भी बिल है, जब भी कोई भी बिल कोई भी हाउस पास करता है और तो उसको लास्ट असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास ही भेजा जाता है, यानी बिना प्रेसिडेंट के साइन के वो बिल कभी भी लॉ नहीं बनता है या पास नहीं होता आगे. तो इसलिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जब उनके पास कोई भी बिल भेजा, चाहे वो राज्यसभा भेज रही है या लोकसभा भेज रही है, तो वो उनको देखता है और अगर उसको लगता है कि इसके ऊपर वापस से दोबारा से उसको चेक करने की ज़रूरत है, दोबारा से रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है, तो वो वापस उस बिल को उस हाउस के पास भेज देता है. और उस हाउस को अगर लगता है कि उसमें थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है तो करेगा, अगर नहीं लगता है तो वापस से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और तब प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने ही होते हैं. तो ये एक पावर है. नेक्स्ट इज़ वीटो पावर. वीटो पावर वो तब यूज़ होती है जब मानो कोई भी पार्लियामेंट का कोई भी हाउस है, कोई भी बिल पास करने में करके राष्ट्रपति के पास भेज रहा है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उसमें देरी कर सकता है, यानी उसको पास करने में थोड़ा डिले कर सकता है. और अगर उसको ये लगे कि भाई दोबारा से बिल वापस करना है तो उसको वापस कर सकता है. और जब वो दोबारा उसको विचार करने के लिए भेजेगा तो विचार करने के बाद जब वापस से प्रेसिडेंट के पास आएगा तो उसको उस पर फिर से साइन करने पड़ते हैं. लेकिन यहाँ पर जो वीटो पावर से रिलेटेड जो पावर है वो ये है कि वो इनके अंदर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, यानी प्रेसिडेंट जितने टाइम तक चाहे उसको डिले कर सकता है, टाइम लिमिटेशन नहीं दी गई है. इसीलिए इसको एक पॉकेट वीटो का नाम भी दिया गया है, यानी उसके पास एक पॉकेट वीटो है कि उस बिल को वो जितने टाइम तक डिले कर सकते हैं. इसके अलावा एक होती है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि अपनी सोच समझ के, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से कोई डिसीज़न लेना, और वो लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड. अब मानो कंट्री के अंदर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी के साथ नहीं आती है, कोई भी पार्टी अगर नहीं आएगी तो उनमें से कौन सा लीडर है जो भाई जिसको पीएम अपॉइंट किया जाएगा, और जो पीएम अपॉइंट किया जाता है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू. अब जब मेजॉरिटी नहीं मिली तो किसको बनाएं, या कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि एक की जगह 2-3 कैंडिडेट्स हो जाते हैं सामने
कि उन दोनों तीनों में से सेलेक्ट करो किसको बनाना है। और ये कंडीशन आई थी जिस टाइम पर इमरजेंसी लगी थी। इन 1975 इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी, और 1977 में जब इलेक्शंस हुए तो 2-3 कैंडिडेट जैसे चौधरी चरण सिंह थे, 1-2 मेंबर्स और थे जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एज अ कैंडिडेट सामने आए थे। तो उस टाइम पर भी ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो तब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी सोच समझ सूझबूझ से किसी एक को वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दे। या कई बार ऐसा हो जाता है आफ्टर 1989 ज़्यादातर क्या चीज़ें चलती आ रही, कोई भी एक सिंगल पार्टी है जो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पा रही थी, और इस वजह से कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होगा भाई, कोई एक लीडिंग पार्टी तो होगी नहीं उसके अंदर जिसको पूरी फुल मेजॉरिटी मिली हुई हो, तो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो उस टाइम पर भी प्रेसिडेंट अपनी समझ से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये कहलाती है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स और स्पेशल पावर्स। इसके अलावा भी बहुत सारी पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, जैसे इमरजेंसी पावर्स हो गई, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है, और अलग अलग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पावर्स हैं। मानो आपको किसी भी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करना है तो वो भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट होता है। कोई किसी एम्बेसडर को अपॉइंट करना है तो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो एक जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन तीनों का ही मेन लीडर होता है। मेन जितने भी हमारे डिफेंस फोर्स हैं उनका मेन हेड कहलाता है प्रेसिडेंट। फिर आ गई इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स 3 हैं इसकी, जो आर्टिकल्स 352, 356 और आर्टिकल 360 के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं। आर्टिकल 352 तब इम्पोज होता है जब कंट्री के अंदर कुछ इंटरनल एग्रेशंस हों, सिविल वॉर वाली कंडीशंस हों, या फिर कोई बाहरी तरफ से हमला होने वाला हो। उस टाइम पर प्रेसिडेंट इस पावर को यूज़ करके इमरजेंसी इम्पोज कर देते हैं पूरी कंट्री के अंदर। सेकंड इज़ आर्टिकल 356 के थ्रू। 356 तब होती है जब आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स फेल हो जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने में अपनी स्टेट्स के अंदर, तो उस टाइम पर उस एरिया में उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। थर्ड आता है आपका आर्टिकल 360। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, यानी मानो देश के अंदर जो आर्थिक कंडीशन है, फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महामारी कोई फैली हुई है या कोई भूखमरी आ गई है, कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और उस टाइम पर अगर गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट चाहे तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं उनकी सैलरी को कुछ टाइम के लिए या उसका कुछ परसेंटेज है उसको रोका जा सकता है। ये कंडीशन अभी तक आई नहीं है, हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो हुए नहीं हैं। तो ये 3 इमरजेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। इसके अलावा जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स से रिलेटेड बात करें तो वो ये है कि मानो कोई डिसीज़न है किसी लॉ से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उस पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर प्रेसिडेंट जज से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, चीफ जस्टिस वगैरह, उनसे डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो डिसीज़न लास्ट होगा वो होगा प्रेसिडेंट का। अगर वो उनको मानना चाह रहे हैं उनके बातों को तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं उनसे कन्विंस हो रहे हैं तो लास्ट डिसीजन वॉज टेकन बाय प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से उनसे डिस्कशंस वगैरह किए जाते हैं। फिर अपॉइंटमेंट वाला आपको बता दिया है। तो ये सारी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट कंप्लीट रूप से एंजॉय करते हैं स्पेशल पावर्स को। नाउ द सेकंड एग्जीक्यूटिव इज पीएम। पीएम, अभी हमने प्रेसिडेंट की बात करी कि फर्स्ट जो एग्जीक्यूटिव या जो पावर्स हैं वो मेन प्रेसिडेंट के, बट द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इज़ पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर ही है जो वास्तव में रियल एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करता है, क्योंकि
वही देश से रिलेटेड सारी रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, जो भी डिसीजन हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं विद द डिस्कशन ऑफ देयर काउंसिल मिनिस्टर्स। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के हाथों में ही सारी पावर्स हैं। वही आंसरेबल है पार्लियामेंट को ऑन द बिहाफ ऑफ देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब एक पार्टी मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में आती है, लोकसभा में आती है, तो उसके बाद उसी मेजॉरिटी पार्टी से जो लीडर होगा उसको पीएम अपॉइंट किया जाता है। और पीएम अपॉइंट होने के बाद पीएम ही डिसाइड करते हैं कि भाई उसके जो काउंसिल है, उसका जो मंत्रिमंडल है वो क्या होगा, कौन उसके अंदर शामिल होंगे, किनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा। ये सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। प्रेसिडेंट से वो डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो डिसीजन होगा वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो जिसको भी जो डिपार्टमेंट दिया, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको डिफेंस बनाना है, कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये सब डिसीजंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। फिर अगर पार्टी की मेजॉरिटी है, यानी जब तक मेजॉरिटी रहेगी, जब तक बहुमत रहेगा, तब तक वो लीडर प्राइम मिनिस्टर की पावर या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी मेजॉरिटी ख़त्म हो जाती है या नहीं मिल पाती है, समर्थन नहीं मिल पा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जितने काउंसिल मिनिस्टर्स हैं वो भी बैकआउट कर जाते हैं। यानी जब उनको नो कॉन्फिडेंस हासिल होता है तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सारी ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्विट कर जाती है पार्लियामेंट से। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक लिंक का काम करता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में प्राइम मिनिस्टर। यानी जो भी बातें प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रेसिडेंट को बताते हैं, और प्रेसिडेंट ने क्या डिसीज़न लिया, क्या आगे उनके डिस्कशंस हुए, क्या डिसीज़न निकला, वो जाकर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। तो इस तरह से एक लिंक का काम होता है पीएम का। The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. This provision means that a ministry which lost confidence of Lok Sabha is obliged or resign। ये अभी चीज़ बताइए कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, और जब कभी भी लोकसभा के अंदर इनकी जो बहुमत है वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है या उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मिला है, तो उस टाइम पर वो पूरी पार्टी या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो या तो रिज़ाइन कर देंगे या लोकसभा छोड़कर चले जाते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन द अदर। दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है। द एग्जीक्यूटिव thus includes the prime minister, the ministers and large administrative machinery। तो इस तरीके से अगर हम वर्ड एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो एक सिंगल एग्जीक्यूटिव नहीं होकर बहुत सारे लोग इसके अंदर इंक्लूड हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं। इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, डिफरेंट मिनिस्टर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये सारे ही एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं। अब बात करें ब्यूरोक्रेसी की और ब्यूरोक्रेट्स की, तो ब्यूरोक्रेट्स आर दोज हु इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स, जिनको हम मतलब नौकरशाही कहते हैं ना हिंदी में, भाई सिविल सर्वेंट्स हो गए। उनका क्या काम है कि जो भी डिसीजंस पार्लियामेंट ने लिए, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उनको जनता पर इम्पोज करना, इम्प्लीमेंट करना डेली लाइफ में, रूटीन में, ये काम है एग्जीक्यूटिव्स का। कि भाई वो उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, टाइम टू टाइम, ये काम वो करते हैं। These bureaucrats are skilled and trained officers who works as a permanent employees of the government and assist the government in formulating and implementing the policies। जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। और ये
स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं, यानी अपने काम में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये एक तरीके से जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, उनको असिस्ट करें, उनको हेल्प दें डिसीज़न मेकिंग में। तो इस तरीके से उनको असिस्ट करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं उनके पॉलिसीज़ को। अब बात करते हैं डिफरेंट लीडर्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, जैसे भाई कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए और स्टेट मिनिस्टर्स। तो ये अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट के अंदर हमारे आते हैं ज़्यादातर सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर, यानी जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जैसे डिफेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री है, ये सारे इंक्लूड हैं कैबिनेट के अंदर, ठीक है। और आपके जो स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, उनका काम होता है या तो उनको इंडिपेंडेंट चार्जेस दिए जाते हैं, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया जाता है काम संभालने के लिए, या फिर वो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करते हैं, ये काम करते हैं। फिर थर्ड हो गए हमारे जो लीडर्स हैं, उनको काम दिया, डेप्यूटी लीडर्स जिनको कहते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स बोलते हैं, उनका काम है ना तो वो कैबिनेट के अंदर आते हैं, ना ही वो स्टेट मिनिस्टर्स के अंदर, और ना ही उनको कोई इंडिपेंडेंट चार्जेस या डिपार्टमेंट दिया जाते हैं। उनका काम है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करने का, उनके काम में उन जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है उसके अंदर वो उनको हेल्प करें। तो ये चीज़ें करवाते हैं वो मिनिस्टर्स, उनको हेल्प करने में, डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, सब में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक, समझ आया होगा क्लियरली। इनको अगर अलग अलग पावर्स को हम डिटेल में बुक से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।